दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 फरवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप सस्ते दाम पर कार या फिर ट्रक लेना चाहते हैं तो फिर आप शराबबंदी वाले बिहार चले आइए। जी हाँ, आपके लिए खुशखबरी है। बिहार में लाखों की गाड़ियां हजारों में मिलेगी, लेकिन इसके लिए पहले आपको आवेदन करना होगा और फिर नीलामी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब बिहार में नए नियमावली के तहत पकड़े गए गाड़ियों की जिला स्तर पर ही नीलामी होने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अभी गोपालगंज में 218 गाड़ियों की नीलामी 24 और 25 फरवरी को होने जा रही है। जहां उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए गाड़ियों की कलेक्ट्रेट परिसर में नीलामी होगी। यह छोटी बड़ी 218 गाड़ियों की नीलामी की लिस्ट जारी कर दी गई है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने 218 गाड़ियों की सूची और फिर नीलामी के रेट जारी कर दिए हैं। आप जिस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए विभाग के नाम से आपको निर्धारित रेट की 20% रकम का डिमांड ड्राफ्ट और फिर आवेदन उत्पाद विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार के मुताबिक आवेदन करने के लिए 20 फरवरी तक तिथि निर्धारित की गई है। आवेदन करने वालों की ही बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और फिर जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएगी उसे ही गाड़ी दिया जाएगा। नीलामी के लिए साइकिल, बाइक, कार, पिकअप, बोलेरो, एम्बुलेंस, बस, ट्रक, नाव और बैलगाड़ी भी है। जहाँ न्यूनतम दाम बेहद कम है। इस साइकिल के लिए 50 रुपये, बाइक के लिए 1000 से 1500 रुपये तक, कार के लिए 10,000, ट्रक के लिए 30,000 रुपये की कीमत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के कहा कि यहाँ हर धर्म एवं संप्रदाय के लोग रहते हैं। यदि कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो फिर देश को नष्ट करना चाहते हैं। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही गई बातों का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं इसके साथ ही BBC पर IIT सर्वे को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा कि हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार क्या चाहती है। यदि कार्रवाई की जाती है तो फिर ये साफ नजर आता है। यदि कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो फिर नतीजा भुगतने होंगे। जो लोग हमारे खिलाफ बोलना और लिखना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार ये जनता तो तय करेगी। जय नीतीश कुमार ने एक साथ बागेश्वर बाबा और BBC के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। जब बागेश्वर बाबा के बारे में आपको बता दें कि अभी हाल ही में कई जगहों में ऐसी मांग सामने आई है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का वक्त आ गया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की खबरों में आने के बाद ये मांग और ज़्यादा तेज होने लगी है। जब धीरेन्द्र शास्त्री निरंतर अपने बयानों में देश को हिंदू राष्ट्र बताने में जुटे हुए हैं। उनके अलावा RSS निरंतर दावा करता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हालांकि इसको लेकर के सरकार की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया है। तो दोस्तों इस खबर को लेकर के आपका क्या राय हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर हमें बताइए। तो क्या आप भी भारत में हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं या फिर संविधान से चलने की सोच रखते हैं? जहां अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट खबर की ओर। तो अगली खबर में बात करते हैं कि बिहार में खसरा का प्रकोप बढ़ गया है। जब बिहार के 12 जिले इस बीमारी से चपेट में हैं। जी हां, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, अररिया, नालंदा, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे जिले इस बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं। जब केरल, उत्तर प्रदेश के जिलों में ही 150 से अधिक संदिग्ध मरीज अब तक सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब तक इस बीमारी को नियंत्रण होने का दावा कर रही है। जब कुछ दिन पहले भोजपुर में खसरा रोग से 2 बच्चे की जान जा चुकी है। जब सीतामढ़ी, अररिया के कुछ बच्चों में भी खसरा की पुष्टि हुई है। मुजफ्फरपुर में 2 महीनों में मिजिल्स के 82 और फिर दरभंगा के केवटी और फिर अलीनगर में 30 से अधिक संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। जब बेतिया के योगापट्टी में भी संदिग्ध मरीज मिले हैं। जब कई जिलों में सैंपल जांच को भेजे गए हैं। जब बिहार में पटना एम्स में सिर्फ सैंपल जांच की सुविधा है। 4-5 दिनों में ये रिपोर्ट आ सकती है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये खसरा का लक्षण क्या होता है। तो बात करते हैं कि अक्सर लाल दाने पहले सिर पर होते हैं और फिर पूरे शरीर पर फैलते हैं। जब मिजिल्स वायरस की चपेट में आने के 3 से 5 दिन बाद खसरा के लक्षण दिखते हैं। ये संक्रमण बीमारी है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम कैसे सावधानी बरतें इससे। तो आपको बता दूं कि नियमित
टीकाकरण कार्यक्रम में मीजल्स के टीके को शामिल किया गया है। घरेलू उपचार के भरोसे रहना खतरनाक हो सकता है या तत्काल डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए अगर आप इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं तो। जी हाँ, अभी जिन जिलों के बारे में आपको बताया गया है, क्या आप भी इन जिलों के रहने वाले हैं, इन जिलों में से किसी जिले के रहने वाले हैं, या फिर अगर आप इन जिलों के रहने वाले नहीं हैं तो क्या आपके वहां भी खसरा का प्रकोप बढ़ गया है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह सवाल यही है कि जिन जिलों के बारे में बताया गया है, अगर आप इन जिलों में नहीं रहते हैं और किसी दूसरे जिले में रहते हैं तो आपके वहां खसरा का प्रकोप है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। है तो भी, नहीं तो भी। दोस्तों, अब अगली खबर के बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म में होली पर्व का विशेष महत्व होता है। जब इसको लेकर कई महीनों से तैयारियां शुरू कर दी जाती है। जब बिहार से दूर दराज रहने वाले लोग भी इस पर्व का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं इस पर्व में रंगों के साथ साथ गानों का भी विशेष महत्व होता है। जब इसमें भी बिहार में विशेष रूप से भोजपुरी गाने का अधिक ही महत्व होता है। इस बीच अब भोजपुरी गानों को लेकर के बिहार पुलिस बड़ा आदेश पारित किया है। जी हाँ, बिहार पुलिस ने होली में आने वाले भोजपुरी गाने को लेकर के एडवाइजरी जारी किया है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कुछ गायकों के द्वारा अपने भोजपुरी गानों में अश्लील आर्थी जाति सूचक महिला एवं अनुसूचित जाति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे गायक अपने गानों में किसी जाति का महिमा मंडन करते हैं तो फिर किसी जाति को नीचा दिखाते हैं। इस तरह के गानों से सामाजिक सद्भाव माहौल बिगड़ने की संभावना है। इस एडवाइजरी में यह स्पष्ट भी किया गया है कि भोजपुर सीवान में ऐसे गानों के कारण 11 फरवरी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सतर्कता प्रतिवेदन भेजा गया था। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि ये प्रवृत्ति संसीमित होने के बजाय और बढ़ गई है। ऐसे भोजपुरी गानों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने तथा जाति के बीच विद्वेष फैलने की संभावना बन रही है। आपको बता दूं कि भोजपुरी में इन दिनों लगातार कई ऐसे गाने आ रहे थे जिसमें अश्लील अर्थी जाति सूचक महिला एवं अनुसूचित जाति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग तेजी से किया जा रहा था, जिसके बाद अब इसको लेकर के खुद बिहार पुलिस ने इन गानों पर पैनी नजर बनाई हुई है। जहां अब ऐसे गानों को गाने वालों पर नकेल कसने के लिए ही बिहार पुलिस ने यह कदम उठाया है। इसमें सवाल यह है कि क्या आप भी अश्लील गाने सुनना पसंद करते हैं या फिर इन गानों के खिलाफ हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सहित पूरे देश में बाबा बागेश्वर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। जी हां, इस राजनीति में बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बाबा बागेश्वर पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनका भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, सपना ही रह जाएगा। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबसे मिलकर के बना है। बागेश्वर बाबा भाजपा के लोग हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, हम सब इसका सम्मान करते हैं। उन्होंने ये बात राजद प्रदेश कार्यालय परिसर में गुरुवार को संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कही है। तेज प्रताप यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में लालू नीतीश का राज है, भाजपा का राज खत्म हो चुका है। अब केंद्र की सरकार जंगल राज पैदा कर रही है, भाजपा ही हत्या करा रही है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा है कि बिहार में जंगल राज नहीं है, यहाँ रोजगार का राज है, यहाँ नौकरी रोजगार दिया जा रहा है। दोस्तों, बात करेंगे कि कई लोगों का सिर तो गणित और विज्ञान सब्जेक्ट का नाम सुनते ही घूमने लगता है। जहाँ वहीं पूरे बिहार बोर्ड की परीक्षा के दौरान ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ औरंगाबाद में एक छात्र साइंस का पेपर देखते ही बेहोश हो गई। जहाँ इतना ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों में सैकड़ों छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया। जहाँ वही परीक्षा के दौरान छात्रा के बेहोश होते ही एग्जाम सेंटर पर हरकंप मच गया। आनंद फानन में छात्रा को सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने बताया है कि छात्रा घबराहट के कारण बेहोश हो गई थी। दरअसल बिहार में मैट्रिक परीक्षा चल रही है। जहाँ इसी कड़ी में बुधवार को साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर था। यहाँ तक कि प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड्स भी इस बार ठंड में छात्रों के पसीने छुड़ा दे रहे हैं। जिन छात्रों ने ठीक से पढ़ा नहीं है उनके लिए पेपर सॉल्व करना बड़ी चुनौती हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी हो रही है? क्या बिहार में फिर से अपराधियों का दिन आ गया है? यह सवाल हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रही आपराधिक वारदातों ने पैदा कर दिया है। यह ताज़ा मामला बिहार के गोपालगंज से जुड़ा हुआ है, जहां बेखौफ अपराधियों ने मिठाई दुकान में समोसा खाने के बाद पैसा मांगने पर दुकानदार को गोलियों से भून डाला। जी हां, घटना बिहार के सीवान जिला के मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार की है। जख्मी युवक का नाम गौरी गुप्ता है, जिसे गंभीर हालात में इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालात
चिंताजनक बताते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। किसी होटल में गए थे समोसा खाने के लिए। बताया जाता है कि अपराधी रंजित कुमार की मिठाई की दुकान पर पहुंचे और समोसा खाने के बाद जाने लगे। दुकानदार ने जब रोक करके समोसा का पैसा मांगा तो फिर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, यह मात्र समोसे के पैसे के लिए। बताइए, जी हाँ, क्या सच में बिहार में जंगल राज आ गया है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा हाँ या नहीं, कि बिहार में जंगल राज आया है या नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया में हथियारबंद अपराधियों ने मुखिया के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है और करीब 5 लाख का सामान लेकर के फरार हो गए और जाते जाते बम और फायरिंग करते हुए फरार हुए। जहां इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिला के अमूर थाना क्षेत्र के खारी गांव के मुखिया मोहम्मद साबिर के घर बीती रात करीब 20 की संख्या में आए अपराधियों ने ढाबा बोल दिया। जब कुछ अपराधी गेट पर खड़े रहे तो फिर कुछ दरवाजे तोड़ करके अंदर प्रवेश कर गए और हथियार के बल पर मुखिया के परिवार के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया है। जब परिवार के कई सदस्यों का हाथ पैर बांध दिया गया था और शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी गई थी। करीब 45 मिनट में अपराधी घर से निकले और फिर जाते जाते 4 बम के साथ कई राउंड फायरिंग करते हुए भाग निकले। जी हाँ, बिहार के पूर्णिया में फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने 5 लाख की डकैती को अंजाम दिया है। जहां नकाबपोश अपराधियों ने मुखिया मोहम्मद साबिर के घर पर ढाबा बोला। करीब 30 से 40 बदमाश मेन गेट पर खड़े थे और 20 बदमाश घर का दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसे थे। यानी कि कहें तो सीमांचल में भीषण डकैती हुई है। यानी कि 50-60 की संख्या में बदमाश को आना ये छोटी मोटी घटना नहीं है। जहाँ इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगा। साजिश है या नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जूनियर इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जूनियर इंजीनियर की 6,379 पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबरों के अनुसार बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर करके बिहार के अलग अलग विभागों में खाली पड़े जूनियर इंजीनियरों के 6,379 पदों पर बहाली का निर्देश दिया है। जहाँ कोर्ट ने भी सरकार के हल्फनामे को मंजूर कर दिया है। जहाँ वही कोर्ट ने सरकार को बहाली नियमों में बदलाव करके नए सिरे से बहाली विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया है। यह साथ ही साथ कोर्ट में पहले से दायर निर्धारित नियमों को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को निष्कासित कर दिया है। आपको बता दूं कि कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बिहार में जूनियर इंजीनियरों के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। जब बिहार सरकार के द्वारा पहले से बनाए गए नियम में संशोधन करके नया नियम बना करके नए सिरे से भर्ती को लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया समेत कई जिलों में मुखिया को सरकार के द्वारा नई पावर दी गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मुखिया जी अब फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले घोरपड़ास या फिर जंगली सुअर को शूट आउट करने का आदेश दे सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार के कई जिलों में किसान घोरपड़ास और जंगली सुअर के आतंक से परेशान हैं, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुखिया को नई शक्ति दी है। यानी कि अब कई बेगुनाह जानवरों का, यानी कि बेजुबान जानवरों का जान लिया जाएगा। आपको बता दूं कि मुखिया अब घोरपड़ास या फिर जंगली सुअर को शूट आउट कर सकते हैं। वहीं सरकार ने शूट आउट करवाने के साथ ही सबको दफन करवाने की जिम्मेदारी भी मुखिया को दी है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जी हां, आपको क्या लगता है कि बेजुबान जानवरों को इस कदर मारना, इस कदर शूट आउट करना कहाँ तक सही है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बेजुबान जानवरों को मारना सही है या गलत। दोस्तों बात करते हैं कि सौरभ भास्कर को आज के समय में हर कोई जानता है। जी हाँ, आपको ये मालूम ही होगा कि सौरभ भास्कर हाल फिलहाल फहद अहमद से शादी की है। जी हाँ, सौरभ भास्कर ने सपा नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। इसकी जानकारी सौरभ भास्कर ने अपने ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शादी की फ़ोटो शेयर करते ही सौरभ और फिर फहद के समर्थक उन्हें बधाई दे रहे हैं। यह फहद अहमद बरेली के बहेरी कस्बा के रहने वाले हैं। समाजवादी युवजन सभा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब मोहल्ला इस्लाम नगर नारायण नगला रोड निवासी फहद अहमद ने बहेरी से ही प्राथमिक शिक्षा ली थी। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई अलीगढ़ में की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्नातक किया और फिर मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट की। जब फहद अहमद महाराष्ट्र के सपा नेता एवं विधायक अबू आसिम आजमी के करीबी माने जाते हैं। सौरभ भास्कर से शादी करवाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फहद अहमद 3 भाई से हैं।
जब पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कस्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए सपा नेता अबू आसिम आजमी फहद के घर गए थे। फहद के पिता जिलार अहमद यूपी और फिर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के करीबी रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सौरभ भास्कर राहुल गांधी के साथ नजर आई थी, जहां सौरभ भास्कर अभिनय के साथ साथ यानी कि एक्टिंग के साथ साथ अपने बेबाक अंदाज से चर्चा में रहती है। हर वक्त मोदी को खरी खोटी सुनाती है, यानी कि एक तौर पर कहे तो बीजेपी के काफ़ी खिलाफ बोलती है। आप सौरभ भास्कर और फहद अहमद की शादी को लेकर के क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सौरभ भास्कर और फहद अहमद की शादी होना चाहिए था या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के नए राज्यपाल ने शपथ ग्रहण कर ली है। जहां बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शुक्रवार को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्हें पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसके पहले बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पटना पहुंचने पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जहाँ स्टेट हैंगर में बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जब गार्ड ऑफ ऑनर के पहले बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की आगवानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की तथा फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया गया। आपको बता दूं कि नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आरएसएस के कद्दावर नेता रह चुके हैं। जी हाँ, आरएसएस से जुड़े हुए नेता हैं। आपको बता दें कि आरएसएस के बहुत बड़े नेता के तौर पर बिहार के राज्यपाल को, नए राज्यपाल को जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा के बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए गया एक युवक अब गायब हो गया है। परिवार वालों ने बताया है कि वहां पहुंचने के बाद तक उससे बातचीत हुई, उसके बाद अचानक से फोन बंद आने लगा। दरभंगा से 864 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बागेश्वर धाम पहुंचा शख्स वहां से अचानक लापता हो गया और अब पीड़ित परिवार काफी परेशान है। लापता युवक का नाम ललन कुमार है। ललन के भाई उन्हें बागेश्वर धाम में ढूंढ रहे हैं। तब बागेश्वर धाम की महिमा की कहानी सुनकर के देश ही नहीं बल्कि विदेश में रह रहे भक्तों का भी दर्शन के लिए आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए बिहार के दरभंगा जिले के बहरी प्रखंड के बघोनी गांव निवासी ललन कुमार भी चला गया। दरअसल बागेश्वर धाम की महिमा की कहानी सुनकर के ललन ने फैसला किया है कि वे खुद बागेश्वर धाम जाकर के आशीर्वाद लेगा। जहां इस पर परिवार के सदस्यों ने सहमति जताई और ललन 4 फरवरी को ट्रेन पकड़ करके दरभंगा से बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो गया। परिवार वालों ने बताया है कि 5 फरवरी को वह बागेश्वर धाम पहुंचा। 6 फरवरी की सुबह 5 बजे ललन ने अपने घर वालों से बातचीत की और बताया है कि वह धाम पर दर्शन करने के लिए जा चुका है और कुछ देर में बात करेगा। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। ललन के लापता हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है, लेकिन उसका अभी तक किसी प्रकार का पता नहीं चल सका है। दोस्तों, बात करेंगे कि सुबह सुबह जम्मू और कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये झटका जम्मू और कश्मीर से लगभग 97 किलोमीटर दूर कटरा में लगे हैं। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि आज सुबह 5:01 पर भूकंप महसूस किया गया है। इससे पहले 13 फरवरी को सिक्किम राज्य में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप के झटके सिक्किम के युकसोम में सुबह 4:15 में आए थे। रेक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 मापी गई थी। इससे पहले 11 फरवरी को गुजरात के सूरत में भी धरती हिली थी, जहां रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई थी। हालांकि भूकंप की वजह से किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, कटिहार का इलाका कभी पारंपरिक खेती के लिए जाना जाता था। धान, गेहूं, मक्का के साथ साथ केला उत्पादन कटिहार के किसानों के लिए मुनाफे की खेती हुआ करता था। अब बदलते दौर में पारंपरिक खेती किसानों के लिए मुनाफा नहीं दे पा रही है। इसके पीछे कई वजह है। इसी को देखते हुए अब नए दौर के किसान नई खेती में हाथ आजमाने लगे हैं, जो भरपूर मुनाफा भी दे रहा है। इसी कड़ी में कटिहार के युवा किसान प्रशांत ने लगभग 5 एकड़ में नींबू की खेती करके किसानों को नई परंपरागत खेती से अलग हट करके इस क्षेत्र के लिए कृषि की नई राह दिखाई है। जब पहले बिहार के इस इलाके में बाजार को नींबू के लिए कोलकाता और फिर मद्रास पर आश्रित रहना पड़ता था, मगर अब प्रशांत जैसे किसान बड़े पैमाने पर नींबू की खेती करने से इस इलाके के बाजारों को भी बेहद कम दरों में अच्छी क्वालिटी के नींबू उपलब्ध हो रहा है। यहाँ साथ ही बड़े पैमाने पर नींबू की खेती से अब इस इलाके में रोजगार सृजन भी हो रहा है। प्रशांत के खेत में काम करने वाले मजदूर बेहद संतुष्टि जताते हुए कह रहे हैं कि इससे पहले उन लोगों को रोजगार के लिए अन्य प्रदेश में जाना पड़ता था, जब मगर अब घर के खेत में ही रोजगार मिलने से उन लोगों के लिए बहुत सहूलियत हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों गरीब संपर्क यात्रा पर हैं और वे इशारों में नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव पर हमला भी बोल रहे हैं। जब बीते बुधवार को उन्होंने जहानाबाद में नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और अगले दिन गुरुवार को अरवल में तेजस्वी यादव निशाने पर रहे। जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है जिससे महागठबंधन में दरार पड़ सकती है। जहां गरीब संपर्क यात्रा के तहत जीतन राम मांझी अरवल पहुंचे थे। इसी दौरान बेटे और फिर बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को सीएम बनाने की मांग की है। जहां इसके कई कारण भी बताए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि संतोष पढ़ा लिखा है, उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए बहुतों का नाम आता है, वैसे लोगों को पढ़ा सकता है। वह नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि वह भुइया जाति से आता है, जो दलित है, गरीब तबके के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, उसका नेतृत्व नहीं होगा। पिता जीतन राम मांझी की ओर इशारा करते हुए बयान पर उनके बेटे और फिर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, जनता का प्यार सम्मान पाने के लिए और ऊर्जा के साथ काम करूंगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आईपीएस विकास वैभव और डीजी शोभा अहोतकर का मामला ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल डीजी शोभा अहोतकर पर आईपीएस विकास वैभव ने गाली गलौज करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जब वह विकास वैभव के सोशल मीडिया पर शोभा अहोतकर के खिलाफ आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी प्रकट की है। सीएम नीतीश कुमार ने विकास वैभव के ट्वीट करने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि कोई समस्या थी तो फिर उसे सिस्टम के तहत रखना चाहिए था। यह अधिकारी का काम ट्वीट करना नहीं है, उन्हें अपने उच्च अधिकारियों के साथ बात करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसी गहमागहमी के बीच आज शुक्रवार को विकास वैभव को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को समाधान यात्रा के तहत बेगूसराय में जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बेगूसराय में डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब यहाँ सीएम नीतीश कुमार जब बेगूसराय प्रखंड कार्यालय का मुआयना करने के बाद समीक्षा बैठक के लिए कलेक्ट्रेट जा रहे थे, इसी बीच उनके काफिले के पास लोगों ने विकास वैभव की तस्वीरों के साथ विकास वैभव जिंदाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ और नीतीश कुमार मुर्दाबाद की नारेबाजी की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राज्य सरकार बेरोजगारों के लिए कई स्कीमें चलाती है, जिसमें से एक बेरोजगारी भत्ता योजना है। इस योजना के तहत 10वीं और फिर 12वीं पास बेरोजगारों को सालाना 12,000 रुपये भत्ता दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। इस योजना का लाभ तब तक मिलता है जब तक कि उनकी नौकरी नहीं लग जाती है। खास बात यह है कि ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके बेरोजगारों को इसका लाभ ले सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा आवेदनकर्ता की उम्र 21 साल से लेकर के 35 साल के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें पात्रता कौन हो सकता है, कौन इसका लाभ ले सकता है। तो बात करते हैं कि आवेदनकर्ता बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उसकी उम्र 21 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदनकर्ता 10वीं पास हो, आवेदनकर्ता बेरोजगार हो। जो इन कैटेगरी में आते हैं वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, यानी कि आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। अब ये सब आपके पास है तो फिर आप आवेदन कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। और ये वेबसाइट है www.7nischayuvamission.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार और फिर उनकी पार्टी जदयू के सभी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा, सेंसरशिप लागू किया और सैकड़ों पत्रकारों को जेल में डाल दिया, उसकी गोद में बैठ करके जदयू बीबीसी के बहाने प्रेस की आज़ादी पर छाती पीट रहा है।
सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि आज बीबीसी की निष्पक्षता 40 साल पहले जैसी नहीं रही। यह कभी इसकी प्रशंसा जेपी आंदोलन के दौर में अनेक राजनेता कर चुके हैं। जब भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि इस सदी की शुरुआत से ही बीबीसी भारत विरोधी रवैया अपना रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसकी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री और फिर उसकी कार्यालयों पर आयकर टीम सर्वे के बीच कोई संबंध नहीं है। पीएम मोदी को गुजरात दंगों से जुड़े सभी मामलों में क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके बाद भी उनकी छवि खराब करने के लिए फिल्म बनाना कोई निष्पक्षता नहीं है। जब उन्होंने बताया है कि बीबीसी ने जब आयकर के दर्जनों नोटिस का जवाब नहीं दिया तब अफसरों की टीम सर्वे करने गई। सुशील कुमार मोदी ने जदयू नेताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश पर आपातकाल थोपा था। उस समय जबरन सेंसरशिप लागू कर दिया गया। देश भर के सैकड़ों पत्रकारों को उस समय की सरकार ने जेल में डाल दिया। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर राजनीति चमकाने वाले लोग आज उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठ गए हैं। अब वही लोग प्रेस की स्वतंत्रता पर अपनी छाती पीट रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व कृषि मंत्री और फिर राजद के विधायक सुधाकर सिंह पर तीखा हमला बोला है। जहां उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ बिहार में कृषि के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, जहाँ सब लोगों को मालूम है हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है। हम लोग हमेशा किसानों के लिए ही काम करते रहे हैं। जिसको पता नहीं है वे कुछ भी बोलते रहते हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे गांव में कहीं कोई मकान दिखता था, आज देखिए लोग बोलेंगे तो ही हमारे काम को वैल्यू मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो फिर उसे बोलने दीजिए, मुझे इस बात की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है कि कौन क्या बोलता है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को अभी अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत है। समाधान यात्रा में मैंने देखा है कि बिहार के गांव में विकास हो रहा है। राज्य ने बिना किसी से मदद लिए अपने बल पर विकास किया है। उन्होंने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बोलने वालों को पार्टी नेता बनाती है, मगर जनता सब देख रही है, वह उन्हें नेता स्वीकार नहीं करेगी। बिहार का विकास करना ही केवल मेरा काम है। बीबीसी पर हुए आयकर विभाग के रेड पर सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम सभी बीबीसी की खबरों को देखते हैं या इसकी खबरों पर भरोसा करते हैं। इस तरह की रेड क्या है हम सभी जानते हैं, क्या हो रहा है ये सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना एम्स को 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है, जिसके साथ ही मरीजों के परिवार वालों के ठहरने की व्यवस्था वहां की जा रही है, जिसमें करीब 500 लोग रह सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को समाधान यात्रा के क्रम में ज्ञान भवन में पटना जिले की समीक्षा बैठक में ये बातें कही है। उन्होंने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा अस्पताल में मरीजों को बहुत जल्द MRI की सुविधा भी उपलब्ध मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आयुर्वेदिक दवाएं सही मिल रही है या नहीं, इसकी जानकारी ना तो औषधीय नियंत्रण प्रशासन को है और ना ही आयुष निदेशालय के अधिकारियों को। दरअसल पटना सहित पूरे बिहार में आयुर्वेदिक दवाओं की जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टर के पद तो स्वीकृत है, लेकिन उन पर नियुक्ति नहीं होने से जांच नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर औषधीय नियंत्रण प्रशासन को भी इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऐसे में एलोपैथिक दवाओं की जांच करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर आयुर्वेदिक दवाओं की जाँच नहीं कर पाते हैं। नतीजतन आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता खराब है या दवाओं में संबंधित तत्व है या नहीं, इसकी जाँच नहीं हो पा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने को लेकर के हमेशा विवाद होता है। जब कभी पत्थरबाजी की जाती है तो फिर कभी गोलीबारी की घटना भी सामने आती है। इस बीच अब एक ताज़ा मामला राजधानी पटना से सटे इलाके पटना सिटी से जुड़ा हुआ है, जहां अतिक्रमण हटाने के विरोध में एक दुकानदार ने बड़ा कदम उठाया, जिसने इसकी जान भी ले ली है। दरअसल राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर के जाओ नगर निगम की टीम पटना सिटी इलाके में पहुंची और फिर अतिक्रमण करके दुकान लगाए लोगों को अपनी दुकान हटाने को लोग कहा। तो फिर इसी दौरान एक दुकानदार ने अपने बदन में आग लगा लिया, जिसमें वह बुरी तरीके से झुलस गया, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में PMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर से दोहराया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार की दौड़ में शामिल होने की उनकी कोई भी इच्छा नहीं है। यह पिछले साल अगस्त में भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद से विपक्ष एकता का प्रमुख चेहरा बन चुके नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं द्वारा नीतीश फॉर
पीएम के नारे के बारे में पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। जब बिहार में प्रधानमंत्री को लेकर के लग रहे नारे के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहना चाहता हूं, मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। देश की यात्रा पर निकलने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे अलग चीज़ है, इस पर अलग से बात करेंगे। अभी हम लोग समाधान यात्रा पर थे, राजनीतिक बातों पर अलग से बात करेंगे, आज कोई बात नहीं करेंगे। जहाँ नीतीश कुमार हालांकि ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन मन ही मन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जरूर है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या सही में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बदमाश और चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आम तो आम खास लोगों को भी चपत लगाने में संयम नहीं रहते हैं। जहां राज्य का यानी कि बिहार का पुलिस महकमा चाहे जितना भी एक्टिव होने का दावा कर ले और फिर सोशल मीडिया पर शिकायतों का निपटारा करती हो, लेकिन ये लोग उन सारी कवायदों पर पानी फेर देते हैं। इस बीच अब एक ताज़ा मामला बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है, जहाँ चोरों से आम लोगों की सुरक्षा करने वाले एक बड़े अधिकारी के घर में ही हाथ साफ कर दिया गया। दरअसल राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के अशोकपुरी कॉलोनी में 3 चोरों ने आईपीएस अधिकारी के घर में घुसकर के अलमारी का लॉकर तोड़ करके करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए नगद उड़ा लिया। बताया जाता है कि जिस आईपीएस अधिकारी के घर चोरी हुई है वह 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हालांकि ये मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। इनका नाम सूरज कुमार वर्मा है। दोस्तों आप गरीब हैं और बिहार के रहने वाले हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप अभी ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप विदेश में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। दरअसल बात है कि विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सबके लिए आसान नहीं होता है। या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, विदेशों में पढ़ने का मतलब है कि आपको लाखों रुपए खर्च करने होंगे। हर किसी के लिए लाखों की फीस चुकाना आसान नहीं होता है। इस वजह से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो विदेशी डिग्री हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप की तलाश में रहते हैं। भारत सरकार की तरफ से भी विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। यह स्कॉलरशिप न सिर्फ ट्यूशन फीस कवर करती है बल्कि रहने खाने का खर्च भी इससे पूरा हो जाता है। दरअसल हम नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम 2023 की बात कर रहे हैं, यानी NOS स्कॉलरशिप की। जहाँ सामाजिक न्याय और फिर अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इच्छुक उम्मीदवार स्कॉलरशिप के लिए ऑफिशियल वेबसाइट NOSMSJE.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। NOS के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 45 दिनों तक खुला रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। यहाँ स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट NOSMSJE.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद वहाँ से आप पूरा रजिस्टर की प्रक्रिया को फिलअप कर सकते हैं और विदेश में रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए गए बिहार के लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं मिल पाएगी। खास करके केंद्र सरकार की योजनाओं का उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। इसके लिए दूसरे राज्यों में संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। चयनित एजेंसियों द्वारा बिहार के अंदर 10 जिलों पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सीवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं गया में MCRC की स्थापना की जाएगी। वहीं एजेंसी बिहार से बाहर मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, सूरत, पुणे, लुधियाना एवं जयपुर में NCRC केंद्र की स्थापना करेगी। यह प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। अब इस सेंटर के खुलने से आपको फायदा क्या होगा? तो सेंटर खुलने के बाद श्रम संसाधन विभाग के अधिकारी वहां के अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे, जैसे साथ ही राज्य की यानी कि बिहार की उन सुविधाओं को भी मजदूरों को दिलाने में सहयोग करेगी जो किसी भी राज्य के मजदूरों को मिल सकता है। वहीं केंद्र सरकार की सभी योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा। अब उन लाभ के बारे में बात करें तो गैस, राशन कार्ड और फिर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, या किसी भी तरीके की पहचान पत्र बनाने में सहायता मिलेगी। अगर काम के बदले मानदेय कम मिल रहा है तो फिर उस पर निगरानी रहेगी। परिवार से बातचीत, किसी भी आपदा में ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। अगर कोई मजदूर किसी राज्य में फंस गया है तो फिर उसे उसके घर तक पहुंचाने में सेंटर मदद करेगी, सहयोग करेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि मंगलवार से शुरू हो रहे बिहार के बजट सत्र को लेकर के भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जहां बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बताया है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है नीतीश सरकार को घेरने की। हमारे एक एक सवाल का नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। सम्राट चौधरी ने बताया है कि बिहार की नीतीश सरकार बार बार ये कहती रही है कि ये युवाओं को रोजगार देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस सरकार में नई नौकरी की जगह 2 पद पहले से सृजित है उसे ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ 6,776 इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन फिर भी उसका नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया है। इसी तरीके से बीएससी के तहत 13,329 पदों पर नियुक्ति की जानी थी, लेकिन सिर्फ 11,000 की नियुक्ति की गई है। ये भी 2,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि बिहार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपने सारे फैसले लेने के लिए तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे हैं, उसके बाद ये बताना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री कौन है, यह नीतीश, तेजस्वी या सुपर पावर लालू प्रसाद। वैसे ये वही लालू प्रसाद है जिनके लिए जदयू वाले कैदी नंबर तक बता चुके थे। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुरुवार को समाधान यात्रा में एक साथ पत्रकारों से मिले, तो फिर बातों बातों में कांग्रेस को राहत देने वाली खुराक भी मिल गई। यह ऐसी खुराक जिसे लेकर के कांग्रेस हतोत्साहित हो रही थी। जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने के सवाल पर गेंद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पाले में डाल दिया था और तेजस्वी यादव ने मीडिया की जगह कांग्रेस को सामने आकर के बात करने की सलाह दे डाली थी।